यह कहानी है एक गरीब किसान की। किसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रानी, बेटा सोहन और बेटी रीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू बहुत ही मेहनती था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे कभी अच्छा मुनाफा नहीं होता था। वह किसी तरह जैसे तैसे करके अपना परिवार का लालन पालन करता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप इतनी मेहनत करते हैं और पूरा दिन ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं होता। हमें जीवन में इतने कष्ट झेलना पड़ रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम चिंता मत करो, सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दो। हमें धैर्य से काम करना है। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। जी, मैं हमेशा अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूँ। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं, तो हमें हमारी कर्मों का फल कब मिलेगा? रानी, तुम इतना चिंतित मत हो। हमें धैर्य से काम करना है। अगर हम धैर्य से काम करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। रामू बहुत ही अच्छा इंसान था। वह बहुत ही ईमानदारी से काम करता था और गांव में हर किसी की मदद करता था, इसलिए गांव के लोग उसे मानते थे। फिर इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ साथ रामू के घर का हालत खराब होता जा रहा था। रामू ने अपने गांव के सेठ से कर्ज लिया था। फिर एक दिन वह सेठ रामू के घर पे आता है और वह कहता है, क्यों भाई रामू, क्या तुम अपना कर्ज वापस करना नहीं चाहते? सेठ जी, ऐसा नहीं है। तो तुम पिछले 4 महीने से ब्याज क्यों नहीं दिया? सेठ जी, अभी मेरे पास पैसों की कमी चल रही है, इसलिए मैं आपको ब्याज नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं सारा ब्याज अवश्य चुका दूंगा। रामू, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, जो ब्याज है उसी के अनुसार काम करना होगा। मैं तुम्हें 1 महीने का और टाइम देता हूँ। अगर तुम पिछले 4 महीने का ब्याज दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे जमीन पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर रामू उदास हो जाता है और यह बात रामू अपनी पत्नी को नहीं बताता है। अगले दिन से हीरा अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम करता है, फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं होता। फिर इसी तरह महीना बीत जाता है और सेठ रामू के जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये सब होने के बाद किसान बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी रानी को बताता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, जी, मैं तो आपसे कहती थी, हमारे किस्मत कुछ अच्छा नहीं लिखा है। अब देखिए ना, हम कितनी मेहनत करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे पास एक ही जमीन थी, अब वह भी नहीं रहा। अब हम भला क्या करेंगे? हम किस तरह गुजारा करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर हीरा की पत्नी रानी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब रामू दूसरे के खेत में काम करने लगा। फिर एक दिन की बात है, जब रामू एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक चिड़िया दिखाई दिया। चिड़िया जख्मी हालात में थी। रामू उस चिड़िया को अपने घर ले गया। फिर रामू के बेटे वहाँ पे आता है, फिर दबा लगा देता है। उसके बाद वहाँ अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपको ये चिड़िया कहाँ से मिला? बेटा, ये चिड़िया मुझे खेत पर मिला। जब मैं खेत पर काम कर रहा था, तभी मैं इसे जख्मी हालत में पाया। तब मैं सोचा इसे घर ले चलूं, फिर मैं इसे घर ले आया। तभी चिड़िया बोली, रामू, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। चिड़िया की बात सुनकर रामू हैरान हो गया और बोला, क्या तुम भी बोल सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैं भी बोल सकती हूँ। तभी रामू की पत्नी आ जाती है और चिड़िया को बोलते हुए देखकर वो भी हैरान हो जाती है। रामू, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी कहती है, मेरी एक इच्छा है। हम चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा धनी हो जाए। फिर रामू भी ये बात मान जाता है और चिड़िया से कहता है, हाँ, हम भी धनी होना चाहते हैं। फिर क्या, रामू के सामने बड़ा सा एक मटका आ जाता है जिसमें बहुत सारा सोना भरा होता है। इतना सारा सोना देखकर रामू की पत्नी कहती है, अरे वाह, इस मटक में तो बहुत सारे सोना है। अरे वाह, हम तो बहुत धनी हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं
तो रामू की पत्नी रानी बहुत महंगे महंगे वस्त्र और गहने पहनने लगती है। तभी एक दिन रानी रामू से कहती है, ए जी, क्यों न आप सेठ जी को पूरा पैसा लौटाकर अपनी जमीन वापस ले ले। हाँ रानी, तुम ठीक कहती हो, मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। रामू रुपए लेकर सेठ के पास चला जाता है। आओ भाई हीरा, कहो कैसे आना हुआ। सेठ जी, मैं अपना कर्ज आपको लौटाने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा ब्याज की रकम चुकता करने आए हो। पर भाई, जब तक तुम मेरा मूलधन नहीं चुकाओगे तब तक मैं तुम्हारा जमीन वापस नहीं करूंगा। सेठ जी, आप चिंता नहीं करें, मैं ब्याज के साथ आपका मूलधन भी लौटाने आया हूँ। ये लीजिए अपना पैसा। ये सब देखकर सेठ चौंक जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू, अचानक से तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे पास ब्याज के रुपए भी नहीं थे। बस सेठ जी, बस, आपको रुपए मिल गए, अब आप हमारी जमीन का कागजात लौटा दीजिए। रामू जमीन का कागज लेकर अपने घर लौट गया। ये सब सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है। अब रामू और रानी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। रानी उस जादुई चिड़िया से बहुत सारा सोना मांगती रहती थी। उसकी लालच दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रामू धन के लालच में दिन पर दिन अंधा होता जा रहा था। रामू और रानी दूसरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वे लोग गांव के सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगे थे। जब सेठ को यह सब बात पता चला कि अब रामू बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, तो सेठ रामू को ज्यादा उकसाने लगा, क्योंकि रामू लोगों को कम ब्याज दर पर रुपए देने लगा था। तभी सेठ ने रामू से कहा, रामू भाई, तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम इतने कम ब्याज पर कर्ज क्यों देते हो? तुम्हें तो लोगों से ज्यादा ब्याज लेनी चाहिए। यही तुम्हारे पास मौका है। इससे तुम और धनी हो जाओगे और साथ में तुम्हारे पास जमीन भी बहुत सारी हो जाएगी। अब रामू भी सेठ की बातों में आ जाता है। फिर रामू अधिक ब्याज की दर से रुपए देकर लोगों को जमीन पर कब्जा करने लगा। पहले तो रामू के व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसलिए लोग उससे कर्ज ले लेते थे, यह सोचकर कि वह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। क्योंकि रामू शुरुआत में लोगों को कम ब्याज पर पैसे देता था, इसलिए गांव के सभी लोग उस पर विश्वास रखते थे। परंतु धीरे धीरे रामू गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा और जबरदस्ती गरीबों के जमीन पर कब्जा करने लगा। फिर पूरे गांव में रामू के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया, परंतु कोई भी रामू का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ सोहन, जो कि रामू का बेटा था, वह भी पैसों को देखकर बिगड़ चुका था। वह दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। साथ ही उसे जुए शराब की भी बुरी लत लग गई थी। ये सब जानते हुए भी रामू और रानी अपने बेटे सोहन को कुछ भी नहीं कहते थे। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन सोहन कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रामू उसे हर वैद्य के पास ले गया, लेकिन उसका इलाज कहीं पर भी संभव नहीं हुआ। अब सोहन की हालत दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। तभी एक दिन रामू के घर पर बहुत बड़ा वैद्य जी आते हैं। तभी रामू वैद्य जी से कहने लगा, वैद्य जी, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आप जितना चाहे मुझे से पैसा ले लीजिए, पर आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। भाई, आपका बेटा ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि इसे दुनिया के कोई वैद्य नहीं ठीक कर सकता। वैद्य जी, मेरे पास बहुत सारा धन है, फिर भी आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं करते? आपको जितना पैसा चाहिए ले लो। भाई साहब, जीवन में हर चीज केवल धन से ही नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धन से परे होती है। हमें धन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमें एक न एक दिन बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। इतना कहकर वैद्य वहाँ से चला जाता है। फिर रानी रोते हुए कहती है, पता नहीं हमारे बेटे को किसकी नजर लग गई। यह इतना बीमार हो गया कि कहीं पर भी इसका इलाज संभव नहीं है। हमारे बेटे की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है, अब ये भला कैसे ठीक होगा? इतना कहकर रामू भी रोने लगा। यह सब बात उसकी बेटी रीता सुन लेती है और वह कहती है, पिताजी, आप लोग भला ये सब अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम लोग भला अजीब सी बातें क्यों करेंगे?
पिताजी, क्या इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि धन से दुनिया में सब कुछ संभव है? भैया को किसी की बुरी नजर नहीं लगी है, बल्कि यह सब आपके और माँ की कर्मों का फल है। आप धन के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि पिछले दिन भी आप लोगों को याद नहीं आया। आप लोगों ने गांव के ना जाने कितने लोगों को शोषण किया है और उनकी जमीन पर कब्जा किया है। आपने तो कभी मोहन भैया को भी नहीं डांटा। जब ये शराब पीते थे और अय्याशी करते थे तब तो इनको आप कभी नहीं डांटा, उन्हें आप गलत काम करने से रोका तक नहीं। पिताजी, यह जो कुछ भी हो रहा है ये सब आपकी कर्मों का फल है। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम धन के लालच में कुछ ज्यादा ही अंधा हो गए थे, जिसके कारण आज हमें ये दिन दिखना पड़ रहा है। इसी के कारण हमारे बेटे को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी कुछ बहुत ही बुरा किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने गरीबों पर बहुत अत्याचार किया है। तभी रानी अपनी पुरानी बीते हुए समय को याद करते हुए कहती है, काश हमारी भी जीवन पहले जैसा हो जाती। हमें अब इतने धन की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे साथ मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो हम इस धन का क्या करेंगे? इतना कहकर रानी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर जादुई चिड़िया आ जाती है और कहती है, चलो, कम से कम अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर रामू और रानी भी चिड़िया से अपनी गलती का माफी मांगने लगती हैं। फिर चिड़िया बोली, रामू, मैं तुम्हारी कोई भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तभी रामू की पत्नी रानी बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार पहले जैसा था, सब कुछ वैसा ही हो जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारे पास ज्यादा धन हो। फिर चिड़िया बोली, ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतना कहकर जादुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब सोहन की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर रामू और उसकी पत्नी रानी अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में सिर्फ धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, हमें जीवन में अच्छे कर्म भी करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है।